तो अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर ये समझाया है, इसमें मैंने आपको ना इलेक्शन के बारे में बताया है ना, कि मतलब मान लीजिए कि जनता जो है अगर यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के काम से यहां पर खुश नहीं है और उनको कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर मिलती है जो उनकी एस्पिरेशंस मतलब इच्छा है ना, उसको यहां पर अगर वो फुलफिल करती हैं, तो यहां पर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत जाएगी, जो एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी, और जो यहां पर क्या है कि लोगों का शोषण यहां पर कर रही थी वो यहां पर हारती हुई आपको दिखाई देगी। मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपका इलेक्शन का प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट होता है, और इस तरीके से जो है वो यहां पर हरियाणा में आपको पावर ट्रांसफर जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि चीजें जो है वो किस तरीके से यहां पर रन करती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो अब पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब इलेक्शंस की आखिर जरूरत क्यों होती है, मतलब व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है, मतलब हमको यहां पर इलेक्शंस क्यों करवाना है, ठीक है, मतलब जो अलग अलग तरीके के इलेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, लोकसभा के लिए अलग मिल रहे हैं, विधानसभा के लिए अलग मिल रहे हैं। लोकसभा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, विधानसभा मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्शन की जरूरत है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर क्या है कि इलेक्शंस नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है, ये हो गया, मतलब जनता यहां पर क्या है कि सब कुछ जनता के पास यहां पर पावर है। तो अगर मान लीजिए कि कोई डेमोक्रेटिक यहां पर एक कंट्री है ना, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में कई सारी कंट्रीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, प्यारा भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर क्या है कि इलेक्शन नहीं होता है ना, तो इलेक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी रूलिंग क्लास है ना, मतलब कुछ लोग होंगे जो यहां पर क्या करेंगे, उस देश की पॉलिटिक्स को जो है वो यहां पर कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा यहां पर हो सकता है कि भाई इलेक्शंस अगर नहीं होंगे तो वो पूरे के पूरे अपने हिसाब से मनमानी यहां पर करने लग जाए, लेकिन जब यहां पर इलेक्शन होंगे, कुछ उनमें हम क्राइटेरिया डिसाइड कर देंगे, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। मतलब पावर जो है ना उसका कंसंट्रेशन कुछ लोगों के पास यहां पर नहीं होगा, हम इलेक्शन वगैरह करवाएंगे और उस तरीके से जो है वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यही बात आपको बताई जा रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो यहां पर अगर किसी भी डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में अगर हम ये सोचें कि भाई अगर वहां पर इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ लोग जो हैं वो पूरी की पूरी कंट्री को यहां पर गवर्न करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो पहले क्या होता था कि पहले जो भी यहां पर जैसे कंट्री वगैरह छोटी होती थी, पॉपुलेशन वगैरह इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता था, तो लोग यहां पर क्या करते थे ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि सब लोग इकट्ठा हुए कि चलो भाई हम लोगों को इसके ऊपर डिस्कशन करना है ना, इस पे आज हम डिसीजन लेंगे। सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने यहां पर क्या किया, जैसे ग्रीस वगैरह में, स्विट्जरलैंड में तो इवन आज भी आप देखोगे तो मेजोरिटी में वहां पर क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह बहुत कम होती है, तो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको स्विट्जरलैंड में भी यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी सारी चीजें जो है उसमें जनता यहां पर डायरेक्टली यहां पर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो जब जनता डायरेक्टली यहां पर पार्टिसिपेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो क्या हुआ कि हमने ये समझ लिया कि इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पावर का कंसंट्रेशन ना हो और सभी को इक्वल चांसेस मिले, ताकि वो जो भी किसी कंट्री का रूल मेकिंग यहां पर पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें वो यहां पर भागीदार बन सके, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था, जिसमें क्या होता था कि जनता खुद जाके डायरेक्टली यहां पर पार्टिसिपेट करती थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे पॉपुलेशन जो है वो बहुत रैपिडली यहां पर बढ़ी है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे, है ना, अगर हम यहां पर 2000 हमारा जो पिछला सेंसस यहां पर हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक है, 2021 में भी यहां पर वो शेड्यूल्ड है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 121 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, ठीक है, 121 करोड़। और अगर हम उसको अभी के टाइम पीरियड पर देखेंगे तो लगभग 131 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम इतने सारे लोगों को बोलेंगे कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और सब लोग यहां पर डिसीजन करेंगे, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहां पर हो जाएगी और डेफिनेटली इससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आधी जनता ये कहेगी कि ये ऐसा काम होना चाहिए, आधी जनता ये कहेगी कि नहीं नहीं हम इससे एग्री नहीं करते, और लड़ाई अलग हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता का जो यहां पर पॉपुलेशन है वो भी यहां पर बढ़ रहा है और एरिया भी यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैसे आप यहां पर काम करोगे? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए यहां पर एक सॉल्यूशन निकलकर सामने आया, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, है ना। जैसे यहां पर एक एरिया हो गया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे दिल्ली हो गया, है ना।
दिल्ली में अगर आप यहां पर देखो तो न्यू दिल्ली वाला एक रीजन हो गया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली वाला जब रीजन यहां पर हो गया तो वहां पर जितने लोग हैं, है ना, उनके बीच में आप इलेक्शन करवा दीजिए और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पर भेजिए। आप कहां पर, चाहे आप पार्लियामेंट में भेज दो, चाहे उनकी विधानसभा में भेज दो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि उस पूरी की पूरी जनता ने, क्योंकि वोट डालकर जो है उसको जिताया है, तो वो क्या होगा कि वो उन पर्टिकुलर जनता का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव यहां पर होगा। तो इससे क्या होगा कि इतनी सारी जो यहां पर पॉपुलेशन थी उसको डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, लेकिन उनका जो एक यहां पर आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उनकी बात को यहां पर रखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब जो जनता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो है उनके बेसिस पे जो है वो यहां पर काम आपको देखने को मिलेगा। कैन देयर बी एनी अदर वे टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव की बात हुई। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपके सिलेक्ट होंगे जब इलेक्शन नहीं होते होंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो कई सारी चीजें है ना कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है ना, जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, जिसकी सबसे ज्यादा एज है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो वहां के लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ना, इनके बेसिस पे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे। मतलब नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो यही सब कुछ क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर कोई एजुकेटेड है, वो जनता की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। एज अगर उसकी सबसे ज्यादा है तो क्या यहां पर वो जो चीजें हैं वो काम अच्छी तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो उसके लिए एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। तो ऐसा लगने लगा यार कि मतलब ये सब चीजें जो है ना, इससे भी यहां पर क्या है कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हम यहां पर इलेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या लोगों के मन में ये क्वेश्चन आने लग गया कि भाई कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या कि मतलब यहां पर हम रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सिलेक्ट करें। वुड दिस सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड मेनी सच क्वेश्चंस। मतलब अगर हम इस सब बेसिस पे यहां पर जो है वो यहां पर अगर हम इंक्लूड करने लगेंगे, है ना, इनके बेसिस पे अगर हम यहां पर करेंगे तो क्या ये डेमोक्रेटिक तरीका होगा कि मतलब जिसके जो एजुकेटेड है, जिसकी एज ज्यादा है, जिसकी वेल्थ ज्यादा है, जिसका इन्फ्लुएंस लोगों के पास ज्यादा है, उसको केवल हम रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बना रहे हैं। तो ऐसे तो क्या होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इक्वलिटी वाला प्रोविजन है ना, तो सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना, कि भाई वो भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बन सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा दी, है ना, कि भाई जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो एजुकेटेड नहीं है, उसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएंगे। तो कई सारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास उतने बड़े स्केल पर एजुकेशन नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी। तो कई सारे लोगों ने यहां पर इस तरीके की चीज पर जो है वो क्वेश्चन लगाने लग गए, है ना, कि क्या ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी इसको हम डेमोक्रेटिक कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो अब यहां पर ये लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, अगर आप इसमें प्रॉब्लम बता रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम तो है इसमें, लेकिन सॉल्यूशन क्या है यहां पर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो निकल कर आया वो निकल कर आया कि इलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई, इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन में क्या होगा, 4-5 लोग जो भी यहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जनता जिसको समझेगी कि यार इस बेसिस पे जो है वो यहां पर होना चाहिए, तो जनमत हो रहा है। जनमत मतलब लोगों का डिसीजन यहां पर है कि इन 5 लोगों में से एक पर्सन जो है उसको यहां पर इलेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बनेगा। और इसी वजह से यहां पर क्या है कि इलेक्शंस की यहां पर हमको आवश्यकता है, अदरवाइज कोई भी हमको रिप्रेजेंट करने चला जाएगा, है ना, तो इससे प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि जब भी इलेक्शंस यहां पर होंगे, हमको ये बात जो है वो यहां पर ध्यान रखना है कि इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट यहां पर की हुई ताकि लोगों की जो यहां पर विश है वो यहां पर फुलफिल हो, है ना, लोगों को यहां पर एक प्रोसेस में जो है वो विश्वास हो, सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले, सबके पास यहां पर चांसेस होंगे कि भाई उस पर्टिकुलर रीजन में, है ना, जितने लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव वो यहां पर बन सकते हैं। और इसीलिए यहां पर इलेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये बेसिक्स हैं, है ना। ये सब चीजें अगर आप क्लियर करोगे, डॉट कनेक्ट करोगे, तो आगे का जो डिस्कशन है वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर दूसरी बात देखेंगे, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब भी इलेक्शन यहां पर होंगे तो जो वोटर्स होंगे, मतलब जो वोट डालते हैं, उनके पास काफी अलग अलग तरीके की चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, तो आप ये लिख सकते हैं कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, है ना, मतलब बहुत सारी चॉइसेस उनके पास होंगी। अब बोलेंगे कि मतलब क्या है, तो पहली बात है कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, है ना, मतलब इलेक्शन जब यहां पर होगा तो अब हमारे ऊपर कानून रहेंगे, है ना, मतलब हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो ये हमारे ऊपर अधिकार होना चाहिए कि हम उनमें से कौन से लोग हैं जिनको यहां पर इलेक्ट करें ताकि हमारे ऊपर कानून। अभी हम उन लोगों को यहां पर राइट अगर दे देंगे कि जिनको हम पसंद ही नहीं करते, ठीक है, जो हमको पसंद नहीं करते हम उनको पसंद नहीं करते, तो उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है वो डेफिनेटली अच्छे नहीं होंगे, है ना, और उससे हमको गवर्न करेंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी इलेक्शन में क्या हो रहा है कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, है ना, मतलब
कौन है जो उनके लिए कानून यहां पर बनाएंगे, ये चीज यहां पर जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें अभी तो आपने क्या किया कि अभी एक सिंगल पर्सन के बारे में जो है वो यहां पर बात किया, ठीक है। अभी हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करी, एक सिंगल पर्सन की बात करी, ठीक है। लेकिन अब ये सिंगल पर्सन जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो यहां पर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा ना, या उसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप यहां पर ये भी देखोगे कि यार मतलब ये अगर पर्टिकुलर पर्सन यहां पर जीतेगा, तो कल को मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम है एक्स और एक पार्टी का नाम है वाई। अब अगर मान लीजिए कि इनकी सीट्स जो हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या है कि वो ज्यादा हैं, ठीक है, और इनकी सीट्स यहां पर अगर आप देखोगे तो इनकी सीट्स यहां पर क्या है, कम है। तो सरकार किसकी बनेगी भाई, सरकार जो है वो एक्स की बनेगी। तो अब क्या होता है कि जो भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, सबका अपना अपना यहां पर जो है वो नजरिया होता है ना, काम करने का तरीका होता है, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी दूसरे टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है वो यहां पर अलग होगा, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह होंगी, जो भी डिसीजंस यहां पर होंगे, है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी यहां पर फॉर्म करेगी, उनकी सरकार जब बनेगी, तो वो जो विचारधारा है ना, वो क्या होगा, उनकी पॉलिसीज में, उनके डिसीजंस पे आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल यहां पर बताता हूं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर क्या किया कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में एक ऐसी मैं जनरल नॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंडिया इजराइल के बारे में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये रिलेशन जो है वो काफी न्यूज में रहते हैं, है ना, काफी चीजें जो है वो आपको न्यूज में देखने को मिलेंगी। अब इंडिया इजराइल के रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, मैं मेजर पार्टीज की बात कर रहा हूं, और एक हमारा यहां पर जो है वो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, ठीक है। ये एनडीए होता है, ठीक है। एनडीए मतलब आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी और उनकी जो एलाइज होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है उसको हम एनडीए बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके जो एलाइज हैं, मित्र वाले कंट्रीज हैं, है ना, या मित्र वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो अलायंस होता है उसको यूपीए बोलते हैं, ठीक है। जैसे एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर ये कहता है भाई कि हमारे और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए। मतलब जब आईएनसी यहां पर काम कर रहा था तो उस टाइम पर देखोगे तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन जो हैं वो नॉर्मल थे, खराब नहीं थे, नॉर्मल रिलेशन थे। जब से यहां पर एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर टेक ओवर किया है 2014 से, तब से अगर आप देखोगे तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन जो है वो इंप्रूव हुए हैं। तो क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, उनकी जो विचारधारा है ना, उनके जो ओपिनियंस हैं वो यहां पर क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी मेजर डिसीजन यहां पर लिया जाएगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहां पर लिया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी विचारधारा उन पॉलिसीज में, उन डिसीजंस में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जनता के पास ये रहेगा कि भाई इनको करना है, जिताना है या नहीं जिताना है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी जीतकर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, है ना, मतलब वो लोग पार्टी भी यहां पर चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज जो है वो यहां पर क्या करेंगी, गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग में यहां पर मदद करेंगी। मतलब वही जो मैंने आपको इन्फ्लुएंस वाली बात बताई है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस में जो जनता होती है उसके पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए कि इलेक्शन नहीं होते, ऐसे कुछ लोगों को इलेक्ट कर देते कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहां पर क्या होगा कि चीजें गलत होती हुई आपको दिखाई देंगी फिर, है ना। फिर डेमोक्रेसी जो है वो नाम मात्र की आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इलेक्शंस में जो यहां पर आपके वोटर्स होते हैं उनके पास काफी सारी चॉइसेस होती है, इसलिए ये बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।